Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back once again. This is the lecture number 24. And in the previous lecture, we were discussing that how and why we moved on towards the molecular phylogenetics instead of the morphological or other databases, data sources की बजाय हम इसकी तरफ क्यों move किए. And not just any gene. There are specific genes which we use to construct the molecular phylogenetic tree, especially when it comes to reconstruct the universal tree of life. So one of the most important sequences which we discussed about are the ribosomal RNA gene sequences. तो हमने बात की कि क्यों हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि क्यों हमने इन सीक्वेंसेस को सिलेक्ट किया. तो हमने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू कि वो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि वो क्या ख़ास फीचर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम किसी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनी. तो पहली बात ये कि वो जीन उन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होना चाहिए जिनको हम यूज़ कर रहे हैं. और अगर हम यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीन्स ऑल लाइफ, तो वो जीन फिर सब ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए. और दूसरी बात यह कि वो लेटरल जीन ट्रांसफर, मतलब इट शुड नॉट बी अ सिनोलॉग, क्योंकि लेटरल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर लेटरल से हो भी जाता है, एक से दूसरे में जीन चला भी जाता है, तो वो उसके इंसेस्टर नहीं होते. इंसेस्टर में वही जीन होता है जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर से हुआ है, मीन्स ऊपर से नीचे को आया है थ्रू रिप्रोडक्शन, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके थ्रू. और तीसरी बात हमने की थी, दैट जीन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो जिस जीन को हम चूज़ करेंगे इट मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंजर्व सीक्वेंसेस एट सम पॉइंट्स ऑन द जीन, ताकि उनकी बुनियाद पर हम अलाइनमेंट कर सकें. अलाइनमेंट जो है, मल्टीपल अलाइनमेंट हम जिसको कहते हैं, या पेयर वाइज अलाइनमेंट हम करते हैं, तो वो अलाइनमेंट बहुत की रोल प्ले करती है टू एनहेंस द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ आवर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. ओके, तो फिर हमने बात की थी कि जो ये जो फीचर्स हैं ये राइबोसोमल आरएनए के अंदर पाए जाते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो है वो सभी लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ओवर टाइम हमारी रिसर्च से पता चला कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र लेटरल जीन ट्रांसफ़र से भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं गए, और ये इंसेस्टर हैं, लिटरल से नहीं गए, सबके अंदर हैं. लिटरल में तब होते हैं कि अगर दो ग्रुप्स में होते हैं, हम कहते हैं इससे उसमें गए होंगे, ये तो सभी में हैं, ऑल लाइफ में पाए जाते हैं. और फंक्शन भी आज तक आप देख लें उनका कंजर्व है कि वो क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मॉलर सब यूनिट का जो 16S है प्रोकैरियोट्स का, और यूकैरियोट्स का जो स्मॉलर सब यूनिट्स का 18S राइबोसोमल आरएनए है, वो क्या काम कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है. क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम बाइंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उस पर स्मॉलर सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का वो अटैच हो जाता है. उसके बाद वो तो फंक्शन भी आज तक वही कर रहा है. तो नॉट ओनली द सीक्वेंस, एक्चुअली द फंक्शन इज कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आई होगी तो सेल की प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं चली होगी. व्हेन देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस इज डिस्टर्ब इन अ सेल, दैट cell won't be able to perform the normal function. That was the key reason that has made the ribosomal RNA gene sequences conserved over more than a billion years. Let's hope कि 1 बिलियन ईयर पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स सेल जो था वो इवॉल्व हो चुका था. जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 600 मिलियन ईयर्स से तो ये जो आप बड़े जानवर देख रहे हैं ये आ गए थे. ओके, तो अब जो राइबोसोमल आरएनए की हमने आपको खूबियाँ बताई, बहुत तारीफ़ें की गई, ये बड़े ज़बरदस्त हैं जिसकी बुनियाद पर हम ट्री बना सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. यू शुड आल्सो नो दोस्त. एक तो इसका प्रॉब्लम ये है, जो इसकी खूबियाँ हैं ना वही इसकी खामी है. मिसाल के तौर पर इसकी खूबी ये है कि ये जनाब सुपर कंजर्व है. इट इज़ कंजर्व, इट हैज़ कंजर्व रीजन्स. समटाइम्स वो जो कंजर्व रीजन्स हैं वो इतने कंजर्व हैं कि ऑल्दो दे हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री अमंग distantly related organisms, but sometimes due to because they are conserved, तो जो closely related organisms हैं उनके अंदर वो सीक्वेंस इतने कंजर्व होते हैं, उनकी सीक्वेंस आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस किसका है. देखें एग्जांपल सुने, आप हैरान हो जाएंगे कि जो सम ऑफ द राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस जो ह्यूमन और माइस के हैं वो सिमिलर हैं. यानी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, अगर आपके पास राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस हो, आपको पता नहीं चलेगा सीक्वेंस से. आप उस सीक्वेंस को जब डेटाबेस में फेंकेंगे तो वो आपको बताएगा जी माइस है, हो सकता है ह्यूमन का हो. ठीक है, तो आई मीन समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स वी फेस दिस प्रॉब्लम्स क्योंकि देयर आर डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस. ठीक है, इसी तरह से इकोलाई जो है ना, ये एक स्ट्रेन नहीं है. इकोलाई की भी बहुत सारी स्ट्रेन है, इंसानों की भी बहुत सारी स्ट्रेन हैं. देयर आर अफ्रीकन ह्यूमन, देयर आर अरेबियंस एंड
Chinese and Korean, Japanese, and us there are different strains, means we have little differences on our genome from one another. Even I do have some differences on my genome with my own brothers and sisters. ठीक है, तो ये differences, there are always differences, लेकिन वो differences इतने नहीं हैं, इतने बड़े डिफरेंस नहीं है कि उनकी बुनियाद पर हम कहें कि ये इतना डिफरेंट नहीं हुए हमें जिससे कि एक डिफरेंट स्पीशी कहलाए, एक डिफरेंट ग्रुप कहलाए. जस्ट वी कॉल रेस और स्ट्रेन. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, इन सब के अंदर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेन्स या वैराइटीज़ या इस तरह हैं. ओके, तो इकोलाई की 200 प्लस या 250 प्लस स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो फूड पॉइजनिंग करती हैं, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं जो बिल्कुल ह्यूमन पैथोजेनिक नहीं है. तो इस तरह से ये जो शाजिला डिसेंट्री जो स्ट्रेन का मैंने नाम लिखा, वो ये डायसेंट्री काज करती है, स्टमक का एक प्रॉब्लम है डायसेंट्री, तो वो वाली, तो ये यानी बोथ इकोलाई और शाजिला दोनों ही स्टमक के प्रॉब्लम करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन इनके जो राइबोसोमल आरएनए 16S का राइबोसोमल आरएनए वो इतना कंजर्व है कि हमें पता नहीं चलता उनको कंपेयर करके. यानी आपको अगर किसी जगह से एक इन्वायरमेंटल सैंपल मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, आपको नहीं पता कि ये कौन सा है, और आपको उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं यूजिंग अ फाइलोजेनेटिक ट्री, तो आप उसका 16S राइबोसोमल आरएनए जब सीक्वेंस करके फाइलोजेनेटिक करेंगे तो वो शाजिला की स्ट्रेन से भी सिमिलरिटी शो कर रहा होगा और इकोलाई की स्ट्रेन से भी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो समटाइम्स दिस टू मच आई मीन जो कंजर्व सीक्वेंस है वो प्रॉब्लम काज करते हैं. साइज जो हमने देखा कि स्मॉलर सब यूनिट हैं, फॉर एग्जांपल 16S और 18S, इनका साइज़ छोटा है. जो 23S और 28S सीक्वेंसेस हैं जो रेस्पेक्टिवली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हैं, लार्जर सब यूनिट के अंदर, उनका साइज़ बड़ा है. अच्छा, अब आई शुड टेल यू कि हम इसको परफॉर्म ऐसे करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जिसकी हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने जा रहे होते हैं, ऐसे आगे मेथड इसका मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं है, वो यही मुझे आपको बतानी चाहिए. हमारे पास जब सीक्वेंस आ जाता है, हम सीक्वेंस को आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज पढ़े होंगे, आई होप 1 या 2, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ब्लास्ट एक प्रोसेस होता है, तो उसको कहते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. ठीक है, तो दैट इज अ टूल. दैट टूल टारगेट्स अ डेटाबेस to find this relative sequences based on the sequence identity and sequence similarity. तो अब आप क्या होता है, आपके पास एक सीक्वेंस आता है, उस सीक्वेंस को आप ब्लास्ट करते हैं, मीन्स यू search the databases with this tool which is named as blast. अब उस blast का प्रिंसिपल क्या है, अलाइनमेंट. तो वो सीक्वेंस को वहाँ पर अलाइन करता है. अब अलाइनमेंट के लिए वो कंजर्व, उसका पीछे जो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया हुआ है उसको हमने बताया हुआ है कि जब आपने अलाइन करना है सीक्वेंस को, तो आपने कंजर्व सीक्वेंस की बुनियाद पर अलाइनमेंट करनी है. अब वो कंजर्व सीक्वेंस के बाद अलाइनमेंट करता है और साथ में जो वेरिएशन रीजन होते हैं उसकी बुनियाद पर फिर वो देखता है. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि डेटाबेस में पीछे 5 सीक्वेंस हैं, एक इकोलाई का, 4 कोई और हैं, तो आप इकोलाई का सीक्वेंस पीछे यानी कि जब ब्लास्ट करेंगे तो 5 के साथ कंपेयर करेगा, तो वो आपको बताएगा कि इसकी ज़्यादा सिमिलरिटी जो है वो 99% या 100% जो है वो इकोलाई के साथ आई है, और दूसरे के साथ 80% आई है, फलां के साथ 73% आई है, और फलां के साथ 60% आई है. तो उसकी बुनियाद पर फिर वो एक डिस्टेंस टेबल बना के और फिर आपको ट्री बना के दे देगा. समझ लगी ना बात. तो इस तरह से पीछे डेटाबेस में सर्च करता है. तो वो जो डेटाबेस है, अगर उसके अंदर 5 सीक्वेंस हों जैसे मैंने बोला, और आप एक इधर से फैसलाबाद से तो सीक्वेंस, तो अगर उस सीक्वेंस का रिलेटेड डेटाबेस में सीक्वेंस ही नहीं होगा तो फिर आप फाइलोजेनी कैसे करेंगे. इसलिए ये ज़रूरी है कि डेटाबेस के अंदर मिलियंस ऑफ सीक्वेंस हों, ताकि जब आप अपना सीक्वेंस ब्लास्ट करें, मींस लोकली अलाइन करके सर्च करें, तो उसके बेहतरीन जितने डेटाबेस के अंदर सीक्वेंसेस जो स्टोर हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, उतना आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आपका सिमिलर होता चला जाएगा. मैं आपको इसकी अगेन एग्जांपल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस है जिसमें हमने आप यूँ समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के प्रोफेसर्स का डेटाबेस है, और उसमें हमने किसी एक प्रोफेसर को सर्च करना है, तो अगर हम उसमें सर्च करते हैं उस डेटाबेस के अंदर और हमें वो प्रोफेसर उस डेटाबेस में नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि ये पाकिस्तानी प्रोफेसर नहीं है, यानी क्लासीफाई कर दिया हमने कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप. ओके, अब आपके पास एक डेटाबेस हो जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का डेटा तो है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का नहीं है. तो अब आपने सर्च किया और वो उस डेटाबेस में नहीं मिला, तो अब आप 3 बातें कहेंगे. एक बात कि भाई ये हो सकता है कि पाकिस्तान का प्रोफेसर ना हो. दूसरी बात, हो सकता है ये जीसी यूनिवर्सिटी का हो, क्योंकि जीसी डेटाबेस में नहीं ना है. तो अब आपके पास एम्बिग्यूटी आ गई. तो अगर 4 यूनिवर्सिटियों का और ना हो उसके अंदर, तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं किस यूनिवर्सिटी का है. समझ रहे बात. तो बिल्कुल ऐसे ही है कि डिफरेंट ग्रुप्स बनते चले जाएंगे. तो जितना बड़ा डेटाबेस होगा उतनी हमारी जो कंपैरिजन बेस्ड रिजल्ट आएगा उतना ऑथेंटिक होगा. तो अब जब स्मॉलर सब यूनिट सीक्वेंस बेस्ड डेटाबेसेस हैं वो काफ़ी रीजनेबल नंबर रखते हैं, मिलियन सीक्वेंसेस हैं उनके अंदर,
और जो लार्जर सब यूनिट डेटाबेसेस हैं उनके अंदर थाउजेंड्स सीक्वेंस है, मीन्स 20,000 15,000 है, उनके अंदर लाखों हैं, 2 मिलियंस है, ठीक है। तो इसलिए हम जब राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस चूज़ करेंगे, अब राइबोसोमल आरएनए के अंदर भी डिफरेंट सीक्वेंस है, मतलब 5S है, 23S 28S है, 16S 18S है, तो हमारी कोशिश है कि वो वाला हमने चूज़ करना है जो जिसका यानी दूसरे सारे फीचर तो पूरे हो गए, लेकिन अभी एक ये तीसरा फीचर है जो बायोलॉजिकल नहीं है, वो टेक्निकल है। तो हम फिर इसलिए ज़्यादातर जो है लोग 16S को या 18S को, या इसके अलावा एक और मार्कर भी है, उसको कहते हैं ITS, इंटरनली ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर रीजन, वो भी राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस ही है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। तो हम कम जाते हैं 23S की तरफ या 28S की तरफ, क्योंकि उनके डेटाबेस छोटे हैं, ठीक है। ओके, अब एक दूसरी चीज़ कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं जीनोम का भी। आजकल आपको पता जीनोम सीक्वेंस ईजी है, तो हम क्विकली, यानी कि पहले जीनोम सीक्वेंस पर मिलियंस लगते थे, अब जो जीनोम सीक्वेंस पर $1,000 शायद इससे भी कम पैसों में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किया जा सकता है। अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग चूँकि सस्ती हो गई, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम राइबोसोमल आरएनए और सम कंजर्व सीक्वेंस जैसे जिनकी हम बात करें, आप पूरा जीनोम भी कर सकते हैं। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब जीनोम कंपेयर होता है तो जस्ट नॉट सिंपली कि बस जीनोम सीक्वेंस आया और आप 10 20 100 ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिनकी जीनोम हम कंपेयर कर रहे हैं, आप उनको कंपेयर करना शुरू कर दें डायरेक्टली जीनोम को, तो हम ऐसे नहीं करते। उसके लिए भी हमारे पास कुछ वे आउट है, तरीका है उसको करने का। वो पहली बात तो ये कि पूरा जीनोम एज सच कंपेयर नहीं हम कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जीनोम के ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो पैरालॉग्स हो सकते हैं, ठीक है, जो जीन डुप्लीकेशन के नतीजे में आए, और कुछ जीनोलॉग्स हो सकते हैं। हम सब जीनोम्स, सभी लाइफ की जो जीनोम्स हैं हमारे ऊपर ऐसे जीन्स हैं जो लेटरल जीन ट्रांसफर से आए हैं। ह्यूमन पैथोजेंस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं या ह्यूमन के अंदर रेप्लिकेट करते रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस वक्त पैथोजन नहीं है लेकिन पहले थे, कुछ नए आए हैं। तो जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट करता है तो देयर इज़ अ चांस कि वो उसका कुछ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ले ले। फॉर एग्जांपल मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एक बैसिलस thuringiensis एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन पैथोजन नहीं है इस वक्त, ह्यूमंस में कोई पैथोजन कॉज नहीं करता, बल्कि ये बैसिलस thuringiensis वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें से इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का जीन हमने एम्पलीफाई करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन या ब्रिंजल कुछ प्लांट्स बनाए हैं जिनको हम बीटी कॉटन जैसे कहते हैं। बीटी कम्स फ्रॉम दी बैसिलस thuringiensis। अब उस जीन की ये खास बात है तो हम वो ह्यूमन पैथोजन नहीं है मतलब हमें, लेकिन अब वो जो बीटी है, वो जो बैसिलस thuringiensis है, उसके अंदर मैंने खुद व्हेन आई वाज पीएचडी स्टूडेंट आई वाज वर्किंग ऑन इट, तो मैंने देखा कि कुछ जीन्स हमने उसके प्रोटीन्स जो हैं उनको जीन्स को सीक्वेंस किया और उनको हम कैरेक्टराइज कर रहे थे क्लोन करके, एक्सप्रेशन लेके उनका। तो हमने देखा कि उसके अंदर कुछ ऐसे डोमेन है जो ह्यूमन में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर देखती है फाइब्रोनेक्टिन लाइक डोमेन, तो फाइब्रोनेक्टिन डोमेन तो ह्यूमन में होती है, तो बीटी में कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब है कि बैक इन टाइम millions years ago, BT have been the Bacillus thuringiensis or either the Bacillus thuringiensis or its ancestor, क्योंकि Bacillus thuringiensis के भी पीछे कौन ancestor होगा, or its ancestor have been living within human beings as a pathogen or maybe as a, आप कह लेंगे कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो हमारे साथ वो रहते रहे। ड्यूरिंग दैट टाइम दे वुड हैव transferred that fibronectin domain to human or have obtained that fibronectin domain from human, तो कुछ भी वे में। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी लेटर जी ट्रांसफ़र की, तो ऐसे लेटर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए हमने कंपेयर करना है ऑर्थोलॉग्स को। इवन द पॉइंट इज इवन इफ यू कंपेयर द होल जीनोम स्टिल यू विल सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द जीनोम विच शुड बी होमोलॉग्स। तो ऑर्थोलॉग जीन्स हम सेलेक्ट करेंगे जो एवोल्यूशनरी रिलेशन बताएंगे और जो एवोल्यूशनरी जो डिसेंडेंट्स हैं जो वो हमें बताएंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू द कंपेयरिंग जीनोम थिंग्स। ओके, अब हम आते हैं कि जो मैंने आपको कुछ पहले प्रिंसिपल बताए, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, तो अब हम इसके प्रैक्टिकली कि हम कैसे करते हैं। तो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक ट्री या मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक ट्री या फाइलोजेनेटिक, जब हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री तो इसका मतलब होगा मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक ट्री, या हम सिंपली मोलेक्युलर ट्री भी कह सकते हैं। तो आजकल जितना भी ट्री कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट बेस्ड ऑन द मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स, आई मीन डूइंग द मोलेक्युलर सीक्वेंस। तो इसलिए हम ये कहें या ना कहें तो ये से, तो
कोई भी काम हमने करना होता है तो पहले हमें डेटा चाहिए होता है सोर्स से इसके लिए। तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जेन बैंक एक डेटाबेस है जो NCBI का नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन जो है, ये अमेरिकन एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वो इसको मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर मोर देन 2 मिलियन स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस हैं, मोर देन 2 मिलियन। इसके अलावा ये ग्रीन जीन्स एक डेटाबेस है और ये भी US बेस्ड ही है, आईसिड। इसमें भी बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस है जो 16S राइबोसोमल आरएनए का जीन सीक्वेंस है। इसके अलावा सिल्वा एक जर्मन डेटाबेस है। इस डेटाबेस में गुड नंबर ऑफ SSU स्मॉलर सब यूनिट एंड स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर सब यूनिट सीक्वेंस मौजूद है। ये भी एक अच्छा डेटाबेस है, कंटिन्यूसली डेटा जो है वो अपडेट होता है। अब नाउ मैं आपको कहूँगा कि जब आपने एक सैंपल, एक ऑर्गेनिज्म जिसको आप ट्री ऑफ लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे फॉल करता है, किस स्पीशीज से उसका कितना गहरा ताल्लुक है, उसके डिसेंडर्स कौन है, तो आप उसका 16S का राइबोसोमल आरएनए जीन एम्पलीफाई कर लें। एक जीन से पहले स्टार्ट लेंगे, तो फिर उसका जब सीक्वेंस आ जाएगा तो हम उसको जेन बैंक में सर्च करेंगे। वहाँ पर एक टूल है जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वही टूल सभी डेटाबेस पे काम करता है। आपने चूज़ करना होता है कि किस डेटाबेस के अगेंस्ट आप सर्च करना चाहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो बहुत सारे डेटाबेस वहाँ पे हैं। तो जब आप उसके अगेंस्ट सर्च करेंगे तो फिर आपको वो अलाइन करता जाएगा सीक्वेंस को वहाँ पर और आपको देगा। तो दिस इज द जीन सीक्वेंस मीन सोर्स ऑफ द मोलेकुलर इन्फॉर्मेशन। फिर आगे उसके अंदर आपने मैथमेटिक्स कोर्स में पढ़ा होगा कि सीक्वेंस रिट्रीव कैसे करते हैं डेटाबेस से। तो फिर उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, HTML फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, फास्टर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको सेव करते चले जाते हैं। ओके, तो quality of the alignment, like I was saying that the quality of the phylogenetic tree, I should say, is always based on the quality of the alignment you did. तो उसमें सिलेक्शन जो है सीक्वेंस की वो भी बहुत केयरफुली करनी होती है और उसके बाद अलाइनमेंट करनी होती है। अब अलाइनमेंट के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कंजर्व सीक्वेंस का होना ज़रूरी है, उसके बगैर लाइन नहीं की जा सकते सीक्वेंस। वो क्यों ज़रूरी है वो ज़रा आप यहाँ पे समझिए। देखिए, अगर आपके पास ये 11 सीक्वेंस हैं, आपने इन 11 सीक्वेंस को लाइन करना है और आपने उनका जो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है वो यहाँ पे रखा और बस उनको लाइन कर दिया। तो कुछ सीक्वेंस जो है वो बड़े होंगे, जैसे इससे एक न्यूक्लियोटाइड कम है, कोई छोटे होंगे, कोई आगे निकल जाएंगे, कोई पीछे निकल जाएंगे। तो वो स्टार्ट पर आप उनको इक्वल रखें और लास्ट में जाके वो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये एक पुअर और गलत अलाइनमेंट है, आप ऐसा नहीं करेंगे। एल्गोरिथम्स को भी पता है, एल्गोरिथम को पता है, जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे नहीं करता जैसे ये है। तो लेकिन अगर आपके पास कंजर्व सीक्वेंस नहीं होंगे तो फिर सॉफ्टवेयर ने कुछ ना कुछ तो करना है, वो कुछ ना कुछ तो अलाइन करके देगा ही आपको। तो वो जो करके देगा वो क्वालिटी नहीं होगी उसकी। क्वालिटी कहाँ से पता चलेगी? जाके फिर वो बूटस्ट्रैप एनालिसिस से पता चलेगी कि ये पुअर क्वालिटी अलाइनमेंट हुई थी, इसलिए जो ये एनालिसिस हुआ है वो पुअर क्वालिटी है। ओके, इसकी बजाय वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से अलाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब उसने फाइंड कर लिया कि G एक कंजर्व रीजन है, T भी कंजर्व सीक्वेंस है, A भी कंजर्व सीक्वेंस है, हालांकि इनमें C आ रहा है। अब पहला न्यूक्लियोटाइड पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो सीक्वेंस नंबर 6 और सीक्वेंस नंबर 10 और 11 में कंजर्व नहीं है, लेकिन बाकियों में देखें G देखें कंजर्व है। तो दिस G इज हेल्पिंग, दिस T इज हेल्पिंग, दिस C इज हेल्पिंग। तो इसी तरह से ये वाला T, ये वाला G, ये वाला T, ये कंजर्व सीक्वेंस है। तो ये अलाइनमेंट, अब यानी कंजर्व सीक्वेंस को हमने कंजर्व के सामने ही रखना है, एल्गोरिथम खुद ही रखेगा, ठीक है। तो जो दूसरे होंगे उसको पता चल जाएगा कि ये कंजर्व नहीं। तो अब देखें यहाँ पर खुद ही उसने उसने देखा कि सारा पीछे नहीं रखना बिल्कुल, बल्कि वो उसने देखा कि ये जो 2 C हैं वो तो ये वाले हैं, इसलिए ये यहाँ आना चाहिए, ये A इसके सामने आना चाहिए, ठीक है, ये C इधर जाना चाहिए, और ये वाला जो T है देखें इस T के सामने आ जाएगा, ये G सब G के सामने आ जाएगा, ये वाला T भी इधर आ जाएगा, और जब ये इधर एक एक निकल ये वाला C के सामने आ जाएगा, ये T के सामने आ जाएगा। मतलब बहुत सारे कंजर्व सीक्वेंस आमने सामने आ जाएंगे और जहाँ पे डिलीशन थी वो शो हो जाएगी। देखें, उससे इस वाले G को नहीं हमें इधर लाना क्योंकि वो इधर फिट आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे T भी देखें फिट आ रहा है, उसके पीछे ये G बिल्कुल फिट आ रहा है और ये T और A। तो इससे तो ये जो हमने इनको सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के साथ सामने लाते हैं, इसे कहते हैं जक्सटापोज्ड। तो जक्सटापोज्ड अलाइनमेंट हम करते हैं, मींस वी पुट दी होमोलॉगस रेसिड्यूज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये जो कंजर्व रीजन्स हैं वो होमोलॉगस हैं, मींस दे आर कमिंग फ्रॉम द इंसेस्टर्स, दैट्स व्हाई दे आर कंजर्व, दे हैव नॉट चेंज्ड अप टू नाउ।
however they can be changed in the future generations, so that is the point. तो इस बुनियाद पर हम अलाइनमेंट करते हैं. सो नीचे वाली अलाइनमेंट बेटर क्वालिटी की है एज कम्पेयर टू द अलाइनमेंट इन द फर्स्ट फिगर यू सी. ओके जी, तो दैट वाज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अलाइनमेंट. अब यहाँ पर एक सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए, ये एक ट्री है जिसमें हमने forget what this tree is telling, just look at the sequences. अब देखें यहाँ पर जब उसने अलाइनमेंट की एल्गोरिदम ने, जैसे हमने आपको पहले बताया हुआ है, तो उसने देखें इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को देखें, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल. तो जब इफ़ दे आर आइडेंटिकल तो उसने उसको एक ही क्लैड पे पुट कर दिया. तो अगर ऐसा हो, यानी अगर दिस वाज आर सैंपल और ये वो सारे सीक्वेंस हैं जो डेटाबेस से हमने रिट्रीव किए हैं, जेनबैंक से या सिल्वा से, जब हमने इसको इनके साथ अलाइन किया तो जो उनमें से मोस्ट क्लोज रिलेटेड सीक्वेंस था उसने उसको सेम क्लैड पे लिया. इसका मतलब ये सिमिलर है, ये एक ही है. ये जो है इसमें एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुई है, इनमें इतनी हुई हैं, ठीक है. अब एक तो इनमें म्यूटेशंस हुई हैं, ये देखें ये बिल्कुल इससे पीछे चले गए एक सेपरेट क्लैड पे, और उसमें जो सिमिलर म्यूटेशंस वाले थे देखें वो उसने सारे एक ही क्लैड पे रख दिए, और जिसमें और ज़्यादा म्यूटेशन हुई है वो उनसे बिल्कुल दूसरे चले गए. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस म्यूटेशन ये जिससे दूर चले जाते हैं डिफरेंट क्लैड्स पे. और ये जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक दफ़ा कंपेयर नहीं करता, बार बार कंपेयर करता है, ठीक है. तो ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस टोपोलॉजी, यानी वहाँ जब हम ट्री बनाते हैं वहाँ पर ये सीक्वेंस हम इस तरह शो नहीं करते, सीक्वेंस तो बैक एंड पे चलते हैं, लेकिन वो जो पिक्चर होती है अगर हम उसको सीक्वेंस की सूरत में देखें तो वो हमें ऐसे नज़र आएगी, लेकिन हमने उसको बता दिया कि ये ऐसे है, ठीक है. ओके, तो अब हम आते हैं प्रोसेस की तरफ. तो जो हमने आपको पहले बताया कि एक जो फाइलोजेनेटिक ट्री हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, इसमें पहली जो भी हमने चीज़ पढ़ी थी वो थी सीक्वेंस, यानी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी हैंडल इट एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म द अलाइनमेंट इन द राइट वे, ठीक है. और उसमें सीक्वेंस का क्या रोल है, कंजर्व सीक्वेंस का उसमें क्या रोल है, क्योंकि जेनबैंक से जब आप सीक्वेंस रिट्रीव कर रहे होंगे तो उसी वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आगे हमने इनको अलाइन कैसे करना है, ताकि आप हमालगस सीक्वेंस को ही रिट्रीव करें, गलत सीक्वेंस अंदर चूज़ ना करें. और अब हम नेक्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनेटिक ट्री का नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, दी प्रोसेस. प्रोसेस क्या है, ये सिंपल आसान भाषा में यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ. पहली बात कि केयरफुल कलेक्शन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. ये जिस बुक से या चैप्टर से मैंने ये इसको आप स्लाइड बनाई है इन्फॉर्मेशन लेके, वहाँ पे लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस. तो केयरफुल का वर्ड मैंने ऐड किया है इसमें, यानी कि आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपकी कलेक्शन है डीएनए सीक्वेंसेस की वो केयरफुल होगी, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सारा काम आगे ख़राब हो जाएगा. और दूसरा काम आपने क्या करना, जक्सटापोज्ड अलाइनमेंट ऑफ द रेसिड्यूज. तो जक्सटापोज आपको मैंने बताया क्या होता है, हमारे सीक्वेंस दे फेस ईच अदर व्हेन यू अलाइन द सीक्वेंस. और तीसरा काम क्या है कि डिफरेंस, यानी जो उसके बाद तो फिर एल्गोरिदम ही अपना काम करता है, सॉफ्टवेयर भी करता है. वो क्या करता है कि जो डिफरेंसेस हैं सीक्वेंसेस में और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो उनको कैलकुलेट करता है, मेजर कर लेता है, और उसके बाद एक रिजल्ट जो आता है उसका कि किस सीक्वेंस के अंदर कौन ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड था और कौन डिस्टेंटली रिलेटेड था, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है. और वो ग्राफ, वो जो पिक्चर होती है, वो जो कार्टून होता है, वो ट्री जैसा लगता है, ताकि हम ब्रांचेस से एक दूसरे का रिलेशनशिप देख सकें, ठीक है. ओके, ये तो है प्रोसेस. अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, और वो आप समझ लेंगे अगर तो ज़िंदगी भर काम आएगी, ठीक है. गौर फरमाइए ज़रा, तवज्जो तलब है. ये जो राइट साइड पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ उस इंफॉर्मेशन को यानी क्लियर कर रहा है हमें, लेकिन उसको थोड़ा सा आप वो गौर करने की ज़रूरत है. ओके, आई होप यू आर रेडी. मैंने इतनी ज़्यादा गौर करने का कहा. जो फाइलोजेनेटिक ट्री हम बिल्ड करते हैं वो डीएनए सीक्वेंस, एग्जैक्टली डीएनए सीक्वेंस बेस्ड नहीं होता, ठीक है. अब आप कहेंगे कि इतनी देर से तो मैं कह रहा हूँ कि डीएनए सीक्वेंस, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसी पे तो गौर करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ. एग्जैक्टली डीएनए सीक्वेंस बेस्ड नहीं होता, बल्कि उन डीएनए सीक्वेंसेस का जो कंपैरिजन होता है, उस कंपैरिजन से जो इंफॉर्मेशन इन्फर होती है, वो जो इंफॉर्मेशन उससे हमें रिट्रीव होती है, एनालाइज्ड इन्फर्ड इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ट्री कंस्ट्रक्ट होता है. क्लियर? हाँ, आप दोबारा भी सुन सकते हैं पीछे जाके, सो आई डोंट नीड टू रिपीट इट. तो इन्फर्ड, तो जो ट्री होता है वो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन पे होता है, ठीक है. अब देखें ये जो ग्राफ है ये क्या कह रहा है, इसमें जो
डैश लाइन है ना, जो कर्व आपको नज़र आ रही है, ये एग्जैक्टली जो डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो ऑब्जर्व्ड चेंज है ना, ये वो शो कर रहा है। और वो जो आपको रेड कर्व नज़र आ रही है, जो यानी कि इंटैक्ट लाइन है, वो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखें, अगर आप एग्जैक्ट जो ऑब्जर्व्ड चेंज है, अगर उसकी बुनियाद पर इंफॉर्मेशन को कर्व करें, मतलब ड्रा करें, प्लॉट करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यानी ऑब्जर्व सीक्वेंस चेंज और इन्फर्ड सीक्वेंस चेंज। ऑब्जर्व सीक्वेंस चेंज को हमने रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो इन्फर्ड सीक्वेंस चेंज है, इन्फर्ड मीन्स के वी सब्जेक्ट दैट डीएनए सीक्वेंसेस to some analytical statistical algorithm, to some model, which model is based on some principles। वो हम आगे जाके देखेंगे कुछ यही अगले लेक्चर्स में और कुछ अगले सेमेस्टर में कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो है। तो वो जो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन आती है आफ्टर दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसके पीछे कुछ सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल, सर्टन पैरामीटर्स, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन को इन्फर्ड करते हैं। तो जो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन है वो वाई एक्सिस पे रखें, और ऑब्जर्व सीक्वेंस को जो चेंज, ऑब्जर्व जो हमें नज़र आ रही है कि फलां सीक्वेंस में देखें इसमें ए है, उसमें उसकी जगह टी है, इसको ऑब्जर्व सीक्वेंस हम कह रहे हैं, उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा। तो जब हम इसको कंपेयर किया तो ज़रा देखें दो डिफरेंट कर्व्स आ रही हैं। इट मीन्स जो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन है उसकी कर्व डिफरेंट है, और जो ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस चेंज है उसकी कर्व डिफरेंट है। तो राइट साइड पे इसका रिजल्ट भी है, ऑब्जर्व्ड चेंज तो हो गई। अब वो अगर हम इन्फर नहीं ना करेंगे, आई मीन अगर हम डीएनए सीक्वेंस का जो डाटा है उसको, वो जो मैंने बोला स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम उसको मल्टीपल अलाइनमेंट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस होता है पीछे एक लंबा चौड़ा, वो जो एनालिसिस है उसकी बुनियाद पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो अनसीन इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनसीन, यानी वो हमें चेंज नज़र ही नहीं आएगी अगर हम ऑब्जर्व चेंज पे। ठीक है, तो ये देखें स्पीशीज़ लेवल पर जो वेरिएशन होती है, मतलब एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी में जो वेरिएशन होती है, अगर उसमें हम ऑब्जर्व चेंज यानी ऑब्जर्व सीक्वेंस चेंज और इन्फर्ड सीक्वेंस चेंज, इन्फर्ड सीक्वेंस जो एनालिटिकल एनालिसिस के बाद निकली हमारे पास आई है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है स्पीशी लेवल पे। लेकिन जब हम फाइला लेवल पे जाते हैं तो इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व से थोड़ी डिफरेंट होती है। ऑब्जर्व मीन जो हम देख रहे हैं, इन्फर्ड मीन जो एक यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद निकलेगी, एनालिटिकल का उसके उसमें एक ऑब्जर्व में तो हम सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं ना कि जी ये देखें इसमें सीक्वेंस में टी है और उसमें ये है, सिर्फ ये देख रहे हैं। लेकिन जब इन्फर्ड होता है तो पीछे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो रिजल्ट, तो इसलिए ट्री बेस्ड ऑन इन्फर्ड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एज कंपेयर टू द ट्री बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड चेंज सीक्वेंस, राइट। तो इसलिए हमने जो ट्री होता है वो हमेशा इन्फर्ड की हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होता है, राइट। ओके, अब आ जाए ज़रा प्रिंसिपल्स, जो मैं अभी पिछले स्लाइड में आपको बता रहा था कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम वो डाटा जो है वो एनालिसिस करते हैं या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो इसमें यहाँ पर 3 प्रिंसिपल हैं जिनका मैं आप जिक्र करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, सबसे पहले ऊपर जो एक मदनी फूल मैंने लिखा हुआ है वो ये कि ऑल एल्गोरिथम्स जो हैं दे प्रोड्यूस ट्रीज बेस्ड ऑन द बेस्ट फिट कॉन्सेप्ट। बेस्ट फिट कॉन्सेप्ट, अब आपने ये समझना है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म है बेस्ट फिट। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास 10 सीक्वेंस होना और आप उनको आपस में कंपेयर करें तो उनके मिलियंस ऑफ ट्री बन सकते हैं। यानी अगर आप रैंडम हो, आप किसी रूल को फॉलो ना करें, आप उन्हें कहें कि जनाब जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं ना ट्रीज़ के बना के दिखाओ, सिर्फ 10-15 सीक्वेंसेस के जो ट्री बनेंगे ना वो मिलियंस होंगे। तो आप में से किसको कहेंगे कि ये ट्री जो है ना इसमें से किसको समझेंगे वो सही है? तो अब क्या होता है कि एक्चुअली एल्गोरिथम पीछे उन तमाम, जब सॉफ्टवेयर होता है, जब मल्टीपल अलाइनमेंट कर रहा होता है, पीछे कैलकुलेशन कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है, उस वक्त वो उन तमाम मिलियंस कम्बिनेशंस को देख रहा होता है, और उन मिलियन कम्बिनेशंस में से जो बेस्ट होता है वो उसको आपको शो करवाता है, ये वो बेस्ट फिट, इसको हम बेस्ट फिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एक फॉर एग्जांपल ये एवोल्यूशनरी डिस्टेंस ट्री है। एवोल्यूशनरी डिस्टेंस ट्री जो है ये जैसे मैंने अब लिखा कि इन्फर्ड एवोल्यूशनरी डिस्टेंस पे होता है। इन्फर्ड एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो हमने एनालिसिस के बाद किया फ्रॉम द पेयर वाइज कंपैरिजन ऑफ द होमोलॉग सीक्वेंस टू कैलकुलेट द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से मुराद वो ट्री की शेप है कि वो कौन किस क्लैड पे आएगा, इससे हमारी मुराद ये है।
तो जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन जो क्या 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 किया जा रहा होता है, सीक्वेंस को पेयर वाइज कंपैरिजन किया जा रहा होता है। एक सीक्वेंस को कई दूसरे सीक्वेंस से उसको कंपेयर किया जा रहा होता है। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई जस्ट करेक्टेड। तो अब फाइलोजेनेटिक ट्री इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी डिस्टेंस। तो इसमें वो डिस्टेंस टेबल बनता है, जैसे मैंने आपको बायोकेमिकल में दिखाया था वो चार्ट वाला, कि उसमें डिफरेंट ओके। तो ये इस बुनियाद पर बनता है। फर्दर इसका डिटेल जो है वो आप अगले सेमेस्टर में अगले कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारा है ही फाइलोजेनी पे। यहाँ पर सिर्फ ये आपको बताने का है कि कौन से 3 किस्म के मेथड है। एक को हम कहते हैं पार्सिमनी मेथड या मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इस पहले ये मेथड नया नहीं, ये 1300 ईयर्स से ना पार्सिमनी चलता आ रहा है। लेकिन अब पहले ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर बेस्ड होता था, लेकिन अब ये डीएनए सीक्वेंस बेस्ड हो गया। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें हम यानी लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप जिन सीक्वेंस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनकी 100 प्लेसेस पे उनके अंदर म्यूटेशंस है। 100 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें म्यूटेशंस है, वेरिएशंस है। ये उन 100 की 100 म्यूटेशंस वेरिएशन को नहीं लेगा, यानी कंसीडर नहीं करेगा जब ये ट्री बना रहा होगा। ये उनमें से 10, 12, 15, 8 जो म्यूटेशंस होंगी उनको सेलेक्ट करना, ये उसका प्रिंसिपल पीछे एल्गोरिदम है, हमने उसको प्रोग्राम किया हुआ है। उनमें से जो मोस्ट ऑथेंटिक होंगे ना, ये उनको चूज करेगा, ठीक है। यानी उनकी बुनियाद पर ये वेरिएशन की तरफ जाएगा, उन 100 की बुनियाद पर नहीं जाएगा। तो इसके प्रिंसिपल की हमारे लिए मतलब इस प्रिंसिपल की खूबी हमारे पास ये है कि जो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इकोलाई की, जैसे मैंने बोला 200 स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग काज करती हैं, तो उन सब स्ट्रेन्स में आपस में डिफरेंस भी होगा जेनेटिक लेवल पे। तो जब हम उनको कंपेयर कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें पार्सिमनी मेथड सूट करता है, क्योंकि पार्सिमनी मेथड जो है इसका प्रिंसिपल एक स्टैटिस्टिकल टर्म होती है कि ऑप्टिमल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। ऑप्टिमल मीन्स के जो बेस्ट फिट जो इसका एनालिसिस है वो उसमें फ्यूअर, जैसे मैंने लिखा कि फ्यूएस्ट सीक्वेंस चेंजेस, नॉट ऑल द सीक्वेंस चेंज को ये कंसीडर करेगा, बल्कि उनमें से एज मिनिमम एज पॉसिबल सीक्वेंस चेंज को लेके उनके बीच में कंपैरिजन करना शुरू करेगा। यानी अगर हमने थोड़े से डिस्टेंटली रिलेटेड, थोड़े से डाइवर्ज स्पीशीज को आपस में कंपेयर करना हो तो पार्सिमनी मेथड उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसके लिए हमें सूट करेगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में हम प्रोबेबिलिटी, इसमें स्टैटिस्टिकल टर्म है प्रोबेबिलिटी, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर हम उसको फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्री। फर्दर अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे बताइएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन प्रिपेयर अ सेपरेट लेक्चर ऑन दीज मेथड्स टू एक्सप्लेन यू मोर, बट आई थिंक यू डोंट नीड दैट बिकॉज इन द नेक्स्ट सेमेस्टर अगर मैंने कोर्स पढ़ाया तो हम, वरना फिर जो भी जिसने एक आदमी ने कोर्स पढ़ाया, ही और शी विल टीच यू कि कैसे काम करता है। ओके, सॉरी फॉर द बैड लेआउट, समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस स्लाइड। तो अभी मैंने इसको करने की कोशिश की है टू मेक अ बेटर व्यू फॉर यू। अब वो जो मैं आपको बता रहा था पीछे कि जो कंपेयर किए जाते हैं सीक्वेंस, वो मिलियंस कॉम्बिनेशंस होते हैं। विच वन इज द बेस्ट फिट, दैट इज डिसाइडेड बाय द बूटस्ट्रैप एनालिसिस, राइट। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कि हम एक सीक्वेंस को दूसरों के साथ डिफरेंट सेट बनाए जाते हैं और 1000 टाइम कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बेस्ट फिट होता है, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 70% अगर है, या 7.7 भी लिखा जा सकता है और 0.700 भी लिखा जा सकता है समटाइम्स। कुछ मतलब 700 का मतलब ये होगा 70%, अगर 0.7 लिखा है तो उसका मतलब ये होगा 70%, मीन्स 700 टाइम्स आउट ऑफ 1000 कंपेरिजन that sequence was best with this one. That's why they put it on the similar or closely clad together, right? तो इस तरह से फिर bootstrap मैंने पहले आपको बता चुका। Okay, तो here is a universal tree of life based on single smaller subunit ribosomal RNA। तो ये देखें, ये जो है इसमें आर्किया और यूकेरिया और बैक्टीरिया जो हैं वो सारे जो हमने इंक्लूड किए हैं, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन दी राइबोसोमल आरएनए। अब आपको ये पता है कि ये ट्री
स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए की बुनियाद पर क्यों बनाया गया है और क्या इसकी वजह थी। तो अगर हम राइबोसोमल आरएनए चूज़ ना करें, कोई और जीन चूज़ करें, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ। तो अर्लियर ये जो पहले ट्री कंस्ट्रक्ट किया गया था तो ये अनरूटेड था, तो हमें पता नहीं था कि इसका ओरिजिन क्या है। लेकिन लेटर हमने इसका ओरिजिन भी फाइंड किया तो हमें पता चला कि आर्किया और यूकरिया जो हैं दे वर इवॉल्व फ्रॉम द सिमिलर रीजन। अगर आप गौर करें कि तो लाइफ का ओरिजिन जहाँ से हो रहा है तो वहाँ से दो किस्म के लाइफ प्रोड्यूस हो रही है, एक प्रोकैरियोटिक और एक दूसरी किस्म की लाइफ प्रोड्यूस हो रही है। फिर आगे वो दो किस्म की हो गई थी, एक सिंपली आर्किया और एक यूकैरियोट। ठीक है, तो ये ट्री जो है हमें पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू लेट मी नो, I would love to answer. Thank you very much.